तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के अगले टॉपिक में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के, आज हम लोगों को पढ़ना था। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में मैंने आप लोगों को इंडेक्स बताया था कि पहले आप इंडेक्स को दिमाग में बैठा लिए ना। कल के वीडियो से देख के आप लोगों ने इंडेक्स बैठाया होगा दिमाग में कि छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, कल का स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास होगा। तो आप देखिएगा जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक का नाम पहले याद रखिए, ठीक है। टॉपिक के नाम को याद रखिए, टॉपिक के नाम को समझिए, फिर आप समझ पाएंगे। तो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो आज जो हमारा सबसे बेसिक क्लास होता है, सबसे पहला क्लास होता है, कभी भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला चीज पढ़ेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमेशा आप पढ़ोगे कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो किसकी भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार? तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़। क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़। तो यहां पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। पहले आप लोगों के लिए ये टॉपिक शायद बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि जब भी आप सभी के पास छत्तीसगढ़ की किताब है, अलग अलग पब्लिकेशंस की है, अलग अलग कोचिंग्स की होंगी, उसमें पहला टॉपिक आप सबके किताब में दिया होगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। और जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको सब, जो नया स्टूडेंट होता है ना, उसको ये रटने में मजा आता है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो मैं सामान्यतः छत्तीसगढ़ की पीएससी की तैयारी करने वाला, व्यापम की तैयारी करने वाला, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार बताइए, तो शायद वो अपने किताब में जो डाटा लिखा हुआ है उसको रट लिया है वो, और वो बता देगा कि 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन पीएससी की तैयारी करने आए हैं, हम रटने नहीं आए हैं, है ना। आप भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का मतलब नहीं जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या होता है, और आप उसका डाटा जानते हैं, तो ये आपका नॉलेज कभी भी ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो हम पहले ये समझते हैं कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या होता है। भौगोलिक शब्द किससे बना है? भूगोल, ठीक है ना। भूगोल से बनता है भौगोलिक। तो हम चलते हैं भूगोल शब्द में। भूगोल शब्द का बेसिक क्या है? भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, तो गोल पृथ्वी। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ब्रह्मांड में पहले 9 ग्रह होते थे, अभी 8 ग्रह हैं, है ना भाई। आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में उसको पढ़ेंगे। 8 ग्रह हैं अभी ब्रह्मांड में, जिसमें एक ग्रह जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। हम तभी कौन से ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह है, गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। आप बोलेंगे नहीं सर स्फेरिकल है ना, वो ठीक है, मतलब वो आप टर्म में मत जाइए, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे पृथ्वी गोल है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल है। इस गोल पृथ्वी में छत्तीसगढ़ कहां पे है? टॉपिक को फिर समझिए, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। मतलब इस गोल पृथ्वी में छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति कहां पे है, मतलब यहां पे भी है कि यहां पे है कि यहां पे है, यहां पे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी में अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग गांवों की, अलग अलग जगहों की एक निश्चित स्थिति होगी ना, कि यहाँ पे अमेरिका है, तो यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे अफ्रीका है, तो यहाँ पे यूरोप है, तो यहाँ पे भारत है। ये क्लियर होगा ना कि पृथ्वी में हर स्थान का जगह निश्चित होगा ना कि वो जगह वहीं पे है। तो जैसे अपन बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, तो आप बोलोगे उड़ीसा के बाजू में है, तो मैं बोलूँगा उड़ीसा कहाँ है, तो आप बोलोगे बंगाल के नीचे में है, बोलूँगा बंगाल कहाँ है, बिहार के बाजू में। तो ऐसे हम भौगोलिक स्थिति नहीं बता सकते ना। जैसे आपका घर, अपने घर को मान के चलिए कि आपका घर है, आपके घर की स्थिति पूछा, तो आप क्या बोलोगे? पोस्ट ऑफिस के पीछे। अरे भैया पहले पोस्ट ऑफिस तो जानना पड़ेगा उसको। तो आपके घर की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति में अंतर होगा। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति मतलब ये जानना जा रहा है कि इतनी बड़ी पृथ्वी में छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। अब आप एक ग्लोब देख रहे हैं, समझ लीजिए ये ग्लोब देख रहे हैं, तो ये ग्लोब आप देख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे है, ऊपर में है, थोड़ा साइड में है, बाएं में है, दाएं में है, तो ऐसे तो नहीं बता सकते ना। तो अपन बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जब भूगोल विषय के तौर पे पढ़ा जाने लगा, जब भूगोल विषय की शुरुआत हुई, तो उस समय क्या हुआ कि भूगोल के जो भी विद्वान रहे होंगे, जो भी रिसर्चर रहे होंगे, वो बोले भूगोल में सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी निश्चित स्थान का स्थिति हमको बताना पड़ता है, और हमारे पास कोई ऐसा है यहाँ पे लैंडमार्क नहीं है कि उसके आधार पे हम बताएंगे कि फलाना से 20 किलोमीटर दूर। ऐसा लैंडमार्क पूरे पृथ्वी के लिए नहीं हो सकता। तो ये लोग क्या किए कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों का
एक निश्चित हमको मतलब स्थिति बताने के लिए हमको एक निश्चित इकाई की जरूरत पड़ेगी। तो उन लोग क्या किए कि बोले कि हम पूरे पृथ्वी में रेखाएं खींचते हैं। क्या खींचते हैं? रेखाएं खींचते हैं। तो पूरे पृथ्वी में रेखाएं खींचते हैं मतलब चूना लिए और ब्रश लिए और चले गए रेखा खींचने। तो पृथ्वी में रेखाएं खींचते हैं बोलने का मतलब कि ये ग्लोब, पृथ्वी को हम ग्लोब से डिनोट करते हैं। तो इस ग्लोब में हम रेखाएं ऐसी कल्पना करते हैं कि हम रेखा खींच रहे हैं, इसलिए हम इनको काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखाएं। तो हम ऐसी रेखाएं खींचे, ये पृथ्वी में ऐसी रेखाएं खींचे, ठीक है, ऐसी पूरी पृथ्वी में हम काल्पनिक रेखाएं खींचे। तो जो रेखाएं हम आड़ी खींचे, ये कैसी रेखाएं हैं? आड़ी। कैसी रेखाएं हैं? आड़ी। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और शुद्ध हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो पूरे पृथ्वी में हम क्षैतिज, आड़ी या हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचे। छठवीं के भूगोल में हम पढ़े थे, जब छठवीं में भूगोल पढ़े थे ना पहली बार, तो खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? वो आपको याद आ रहा होगा छठवीं वाला। तो हम ये देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में हम क्या किए हैं कि बहुत सारी आड़ी रेखाएं खींचे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों खींचे, आगे समझ में आएगा। तो हम पूरे पृथ्वी में आड़ी रेखाएं खींचे, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचे, क्षैतिज रेखाएं खींचे। इन रेखाओं को हम नाम दिए अक्षांश रेखाएं। क्या नाम दिए? अक्षांश रेखाएं। क्लियर हुआ? पूरे पृथ्वी में जो हम आड़ी रेखाएं खींचे हैं, जो क्षैतिज रेखाएं खींचे हैं, जो वर्टिकल लाइंस खींचे हैं, उनको हम बोलते हैं आपका अक्षांश रेखाएं। अब पूरे पृथ्वी में हम आड़ी रेखाएं खींचने के साथ क्या किए हैं? पूरे पृथ्वी में हम खड़ी रेखाएं भी खींचे, सीधी रेखाएं भी खींचे। तो सीधी रेखा कैसे खिंचाएगी? पूरे पृथ्वी में हम मान के चलो ऐसे 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 सीधी रेखाएं भी खींचे। तो इन सीधी रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? तो पूरी पृथ्वी में हम दो तरीके की रेखाएं खींचे हैं। जो भी रेखा ऐसी, मान लीजिए ऐसी खड़ी रेखा है, ऐसी सीधी रेखा है, ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखाएं। और जो भी ऐसी आड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। तो पूरे पृथ्वी में हम काल्पनिक रूप से दो लाइनें खींचे, दो रेखाएं खींचे। जो आड़ी खींचे उसको अपन बोले अक्षांश रेखाएं, जो खड़ी खींचे उसको हम बोले देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के बारे में जब आप बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है व्यापम पीएससी में कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। तो इसका आंसर आप लोग लिखते हैं 23.5 डिग्री। कितने अंश से झुकी हुई है? 23.5। वो आप फिजिकल ज्योग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे अगर हम उसको डिटेल करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्लास बढ़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप इतना याद रखिए, क्वेश्चन बार बार आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, तो 23.5। इसका उदाहरण आप देखिएगा, ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ये ग्लोब का जो एक्सिस आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्लोब जिस एक्सिस पे टिका हुआ है, ये ऐसा सीधा नहीं है, ये झुका है। ये देख रहे हैं आप, झुका हुआ है। तो ये पृथ्वी को डिनोट करने के लिए ये ग्लोब बनाया गया है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी सीधी नहीं है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। आप यहाँ पे ये पृथ्वी का हमने एक मानचित्र बनाया, तो आप ये देख रहे होंगे, तो आप उसको सर्कल के तौर पे देखने लगते हैं, वृत्त के तौर पे देखने लगते हैं। पर पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल। ऐसी गोल है, सर्कल या वृत्त नहीं है। अब आप यहाँ पे इस ग्लोब को, जब भी मैं वहाँ पे आपका कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा कि ये ग्लोब आपके दिमाग में होना चाहिए कि पृथ्वी इस तरीके से है। जैसे अपन यहाँ पे कर्क रेखा खींचे, सॉरी यहाँ पे हम रेखाएं खींचे, ठीक है, रेखाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं, फिर से ग्लोब लाएंगे। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी में हम दो टाइप की रेखाएं खींचे, दो टाइप की काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। एक आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। क्लियर हुआ? तो हम आड़ी रेखाओं को बोलते हैं, क्षैतिज लाइन को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, खड़ी रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यहां तक सभी को स्पष्ट हुआ? अब हम क्या करते हैं कि ये भी अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा, जितनी भी आप आड़ी लाइन खींचेंगे सभी अक्षांश रेखाएं हैं, और जितनी भी खड़ी लाइन खींचेंगे सभी क्या है? देशांतर रेखाएं। तो अपन क्या करते हैं कि भाई ये अक्षांश रेखा का नाम अलग देना पड़ेगा, ये अक्षांश रेखा का नाम अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रेखा खींचे उसका अलग अलग, तो सबका अलग अलग नाम नहीं दे सकते। तो अपन क्या किए कि यहाँ से अपन क्या किए, जो बीचों बीच जाती है, इसका हम गणितीय कोण निकालते हैं।
तो ये कितने अंश की रेखा कहलाती है? 0 अंश। गणित में कोण पढ़े ना, एंगल पढ़े ना, एंगल में डिग्री पढ़े ना, तो वैसा समझिए कि पृथ्वी के बीचों बीच जो आड़ी रेखा जा रही है कितने डिग्री की है? 0 डिग्री की। कितने डिग्री की रेखा है? 0 डिग्री की। अब अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे से एक अक्षांश रेखा और निकाल रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, कल्पना करना है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन जो लास्ट में जो रेखा खींचेंगे ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में रेखा नहीं कहलाएगी, ये पॉइंट रहेगा, बिंदु रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको रेखा कहते हैं क्योंकि अक्षांश रेखा खींचते हैं। तो सबसे ऊपर जो अक्षांश रेखा खींचते हैं वो होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप लोगों को यहां तक एकदम क्लियर हुआ कि अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से शुरू होती हैं और 0 डिग्री से लेकर कहां तक जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जाती है? 90 डिग्री तक। क्लियर हुआ? तो यहाँ 0 से लेकर कहां तक गई? 90 डिग्री तक। सेम वैसा ही क्या होगा आपका? 1 2 3 नीचे भी तो खींचेंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 खींचेंगे ना। तो आपको याद रखना है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक उत्तर में ऊपर खींची गई, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक नीचे भी खींची जाएंगी। तो लास्ट वाली जो अक्षांश रेखा रहेगी वो कितने डिग्री में रहेगी? 90 डिग्री में। तो समझ रहे हो कि अक्षांश रेखाओं को किस नाम से जानेंगे हम? तो डिग्री के नाम से जाने जाएंगे कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, 90 डिग्री की। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको मैं अभी ग्लोब दिखाया, तो ग्लोब में आप लोगों को ये तो पता चल गया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? तो अभी मैं आप लोगों को बताया 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 अंश पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। इसलिए क्या होता है कि जब हम 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते जाते हैं ना, तो जो यहाँ पे 23 और 24 के बीच में जो अक्षांश रेखा हम खींचते हैं, कितने अंश की अक्षांश रेखा खींचते हैं? 23.5 अंश। कितने अंश की अक्षांश रेखा खींचते हैं? 23.5 अंश। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 झुकी हुई है, इसलिए ये 0 1 2 3 4 5 कौन सा अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण है? 23.5। नीचे ऐसे आएंगे तो नीचे भी झुकी हुई ना पृथ्वी, तो नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 23.5। क्लियर हुआ? तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री की होती है, 1 डिग्री की। मैं बोलूँ 5 डिग्री की अक्षांश रेखा कहाँ पे होगी? तो आप काउंट कर लोगे ना, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगी। अब खींच लोगे, मैं बोलूँगा 70 डिग्री की कहाँ होगी? तो ये 90 है, तो 85 80 75 70, यहाँ पे 70 होगी। इतना क्लियर हुआ? तो हम ये बोलते हैं कि हम 3 अक्षांश रेखाएं यहाँ पे देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। एक कितने डिग्री की है? 0 डिग्री। दूसरी कौन सी है? 23.5। तीसरी कौन सी है? 23.5। तो 2 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, तो आप बोलोगे कि 23.5 किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई? 23.5 ऊपर भी है और 23.5 नीचे भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये केवल 23.5 के साथ नहीं, हर एक अक्षांश रेखा के साथ ये दिक्कत आएगी कि मैं बोला 35 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचो, तो 35 डिग्री की अक्षांश रेखा यहाँ पे होगी, लेकिन एक 35 डिग्री की अक्षांश रेखा यहाँ पे भी होगी। मैं बोला 70 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचो, एक 70 डिग्री की यहाँ पे होगी, एक 70 डिग्री की यहाँ पे होगी। तो हमको इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। दिशा का ज्ञान सभी को होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए। दिशा का जो बेसिक ज्ञान होता है, ये वाला दिशा कौन सी होती है? उत्तर या नॉर्थ। नीचे वाला हमेशा क्या होता है? साउथ। इधर वाला क्या होता है? पूर्व, ईस्ट। और इधर वाला क्या होता है? पश्चिम, वेस्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे इस पृथ्वी के ग्लोब में आइए। ये 0 डिग्री से ऊपर का जो हिस्सा होगा, ये पूरा ये अर्धगोला, ये जो पूरा अर्धगोला होगा, ये पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा होगा? ये नॉर्थ। कौन सा हिस्सा होगा? नॉर्थ। तो 0 डिग्री के ऊपर जो भी अक्षांश रेखा आप खींचोगे ना, उसको आप बोलोगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलोगे? उत्तरी अक्षांश। क्लियर हुआ भाई? 0 डिग्री। अब ये वाला 23.5, मैं आपको बोलूं कि 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचो, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर 23.5 बस बोलने से कैसे खींचेंगे? आप बताइए ना, उत्तरी खींचना है कि दक्षिणी? मतलब 0 डिग्री से उत्तर जो भी अक्षांश आप खींचोगे, ये क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री के नीचे जो भी अक्षांश रेखा आप खींचोगे, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ रहा है ना? ये वाला क्या कहलाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या सदर्न लैटिट्यूड। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये समझना है कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पे क्या होगा? 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पे 3 रेखाएं महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखाएं। कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब इनके काम के हिसाब से इनका नाम दे दिया गया। अब काम के हिसाब से नाम कैसे? ये दिशा आपको समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूं। काम के हिसाब से नाम कैसे दिया गया होगा? जैसे 0 डिग्री की ये जो अक्षांश रेखा है, इसके बारे में आप लोग एक चीज देखिए कि अगर यहां से आप ब्लेड लीजिए, क्या लीजिए? ब्लेड लीजिए, और ब्लेड से पृथ्वी को बराबर ऐसे काट दीजिए, तो
तो पृथ्वी ठीक 2 भागों में बढ़ गई ना। मतलब ये रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट रही है। अगर वहां से आप ब्लेड चला देंगे, पृथ्वी को 2 भागों में कर देंगे, तो पृथ्वी बराबर 2 भागों में बढ़ती है। तो इसलिए अपन इसको, जैसे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्लियर, कि अगर यहाँ पे हम ब्लेड बांट दिए, यहाँ पे ब्लेड मार दिए, तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध अलग हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध अलग। तो इसको इसलिए अपन क्या करते हैं, ये पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी के ये रेखा जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर है। तो ये वाली जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वल 2 भागों में डिवाइड करने के कारण इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को अपन नाम दे दिए भूमध्य रेखा। ये जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, इसको भी हम नाम देते हैं, इसको अपन नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या हुआ, भूमध्य रेखा। ये क्या हुआ, कर्क रेखा। कौन सा बच गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा बच गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको अपन बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट करेंगे, लिखूंगा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अक्षांश रेखाएं, कितनी अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण है पृथ्वी में, वैसे तो महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन जो पृथ्वी के लिए मोटे तौर पे महत्वपूर्ण है, जो पढ़ाई में काम आती है, वो 3 अक्षांश रेखाएं। कौन कौन सी 3 अक्षांश रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको आप क्या नाम दिए, कर्क रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसको आप क्या नाम दिए, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको आप क्या नाम दिए, मकर रेखा। तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहलाई इक्वेटर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाई आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बेसिक समझ में आया। अभी छत्तीसगढ़ कहाँ है आप लोग पूछ रहे होगे, आएगा आएगा, ठीक है। पहले सारे गामा सीखो, फिर गाना गाना सीखेंगे, है ना। क्या होता है, हमारे अंदर हड़बड़ी होती है बहुत कि गाना नहीं गाना सिखा रहे, म्यूजिक का क्लास है, अभी तक म्यूजिक शुरू नहीं हुआ, तो सारे गामा सीखना पड़ता है। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक अक्षांश रेखाओं का खेल आपका क्लियर है। अब अपन आते हैं देशांतर रेखाओं में। कहाँ आते हैं, देशांतर रेखाओं में। तो ये जो बीचों बीच आप देशांतर रेखा खींचे ना, ये कितने डिग्री की देशांतर रेखा होगी, 0 डिग्री। कितने डिग्री की देशांतर रेखा होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे फिर वही कहानी है, अक्षांश रेखा टाइप कहानी है। देशांतर रेखा खड़ी खींची जाती है। कैसी खींची जाती है, खड़ी। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये देशांतर पूरी देशांतर रेखाएं खींचे, फिर इधर भी खींचे। तो ये 0 से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा, 180। कहाँ तक जाएगा, 180। और जैसे अक्षांश रेखाएं 0 से 90 तक खींची जाती है ना, तो देशांतर रेखाएं 0 से कितनी खींची जाती है, 180। मतलब ये ऐसा ग्लोब आप समझ लीजिए घूम के जाएगा। फिर इधर भी कितना खींचा जाएगा, 180। तो 1 2 3 4 10 20 50 25, ये सब आपका हो गया। तो यहाँ पे फिर वही समस्या आएगी कि मान लो यहाँ पे कोई अक्षांश रेखा खींचे 50 डिग्री की, देशांतर रेखा कितने डिग्री खींचे, 50 डिग्री। ठीक उतने ही दूरी पे अगर आप यहाँ पे भी देशांतर रेखा खींचोगे तो कितने डिग्री की होगी, 50 डिग्री। फिर वही बात आ गया कि 50 डिग्री की देशांतर रेखा बताइए। तो 50 डिग्री की देशांतर रेखा हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा बता रहे हैं। तो ये 0 से इधर का दिशा, मैं भी आपको दिशा बताया, ये 0 है, 0 डिग्री की रेखा। इसके इधर का जो पृथ्वी है, ये वाला भाग, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। मतलब यहां पे जो भी देशांतर रेखा आप खींचोगे, जो भी देशांतर रेखा आप खींचोगे, वो कहलाएगा पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। दिमाग में बैठाइए। और ये 0 डिग्री से इधर जब आप जाएंगे, तो ये पूर्व है, तो ये कौन सा होगा, पश्चिम। तो इधर जब जाएंगे तो 0 1 2 3 4 50, तो 50 डिग्री की कौन सी देशांतर रेखा कहलाएगी, पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती हैं, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। देशांतर रेखाएं हमेशा पूर्व और पश्चिमी में बढ़ते हैं, इसलिए वो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसका क्या यूज है ज्योग्राफी में, छत्तीसगढ़ में, या किसी भी जगह को जानने के लिए क्या यूज है, ये समझना, ये बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहां पे समझना, अब कैसे ये चीजें काम करती हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि ए का घर, किसका घर, ए का घर, ए का घर यहां पे है, ये ए का घर है। अब ए के घर का एड्रेस बताओ, मैं पूछूंगा, तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि पोस्ट ऑफिस के पीछे है, वो वाला एड्रेस नहीं। ए का घर आपको बताना है, तो आप अभी पढ़े कि ए के घर के पास से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही। अब अक्षांश रेखा गुजर रही है, आप बोले कि ये 23.5 के नीचे मतलब 20 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, तो ए के घर के पास से कोई देशांतर रेखा भी गुजर रही होगी ना। तो यहाँ पे मान लो 60 डिग्री की देशांतर रेखा, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश
जहां पे मिल रही है वो कौन सी जगह है? वो ए का घर है। तो पूरे पृथ्वी में आपको बिना किसी लैंडमार्क के एक व्यक्ति का लोकेशन, जो आप लोकेशन भेजते हो ना व्हाट्सएप में अपना, वो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से नेविगेशन काम करता है। तो ये क्लियर हुआ कि एक इंसान का एक छोटा सा जगह हम बता सकते हैं अगर हमको उसका अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार पता हो तो। क्लियर है? एकदम अच्छे से स्पष्ट है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा आप 6वीं 7वीं में पढ़े, हम तभी पढ़े 6th 7th क्लास में कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर रेखाएं, पर उस समय अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए 5 पॉइंट से याद करके चले गए, एग्जाम दिए, रट के गए थे, नंबर मिल गया, अच्छी बात, नहीं मिला कोई बात नहीं, पर मिल जाता था, हम रट के जाते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पीएससी की तैयारी करने आए हैं, तब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आज समझे होंगे कि अच्छा ये होता है। ठीक है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं, हम भी जब पीएससी की तैयारी करने आए थे तभी समझे थे। क्लियर है? तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार में ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या काम? पूछोगे ना, सवाल तो आ रहा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ए का घर तो एक पॉइंट था, लेकिन अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर हम इस छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक पॉइंट तो नहीं है ना, छत्तीसगढ़ इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं पे है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बैठाइएगा, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं पे है, हमको नहीं पता अभी कहाँ पे है, हमको नहीं पता छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, हमको वही तो पता करना है, वही तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार हमको जानना है। तो भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हमको क्या जानना होगा तो हम जानेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पृथ्वी में कहीं ना कहीं पे है, मतलब छत्तीसगढ़ के एकदम ऊपरी भाग से कोई अक्षांश रेखा जाती होगी, एकदम ऊपरी भाग को टच करते हुए कोई अक्षांश रेखा जाती होगी, और एकदम निचले भाग को टच करके कोई अक्षांश रेखा जाती होगी। यदि हमको ये दोनों अक्षांश रेखा पता चल जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा है, तो अपन छत्तीसगढ़ को ग्लोब में टेंटेटिव एक मोटे तौर पे पता कर लेंगे कि कहाँ पे है। तो हम इसीलिए जो आपका बुक में लिखा होगा कि छत्तीसगढ़ का स्थिति विस्तार बताइए, तो ये दो अक्षांश के बीच के विस्तार को अपन बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार। तो सभी कोई उस डाटा को रटे हुए हो, तो अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप बोलते हो 17 डिग्री 46 मिनट। क्या बोलते हो? 17 डिग्री 46 मिनट से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23.5 और ये वाले को अपन बोलते हैं 24 डिग्री 5 मिनट। क्या बोलते हैं? 24 डिग्री 5 मिनट। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। मैं इतना आपको बता दिया कि 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट के बीच में छत्तीसगढ़ है, तो आप पता कर लोगे कहाँ पे है? नहीं, मैं क्या बताया, हमको क्लियर होना पड़ेगा कि 17 डिग्री 40 मिनट की रेखा एक यहाँ पे होगी ऊपर में, लेकिन एक 17 डिग्री 40 मिनट की रेखा नीचे में भी तो होगी ना। तो हमको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये उत्तर वाला है कि दक्षिण वाला है। तो आपको ये नक्शे से समझना चाहिए कि 17, 18, 19, 20 ये उत्तर गोलार्ध का दिखा रहा है। फिर भी अपन क्या बोलेंगे? 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्या बोलेंगे? 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कहां तक है छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? ये आप लोग रटे हैं, रटिए, ये डाटा तो याद करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये डाटा याद करने के लिए आपको दिमाग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक चीज़ें क्लियर है ना, ये चीज़ें क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना होगा। क्लियर है? तो ये हो गया 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उन अक्षांश रेखाओं को खींच लेते हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अपन एक रेखा खींचते हैं, इसको अपन नाम दिया 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक? 18, 19, 20, 21, 22, कहाँ जाना है? 24 डिग्री 5। तो 24 डिग्री 5 मिनट एक कर्क रेखा से ऊपर होगी कि नीचे होगी? ऊपर होगी। ऊपर होगी तो बहुत ऊपर होगी कि थोड़ा सा ऊपर होगी? एकदम थोड़ा सा ऊपर होगी। तो ये जो अपन कर्क रेखा खींचे हैं उसके थोड़ा सा ऊपर अपन ये रेखा खींचे, इसका वैल्यू कितना है? 24 डिग्री 5 मिनट। मतलब छत्तीसगढ़ के का विस्तार आपको पता है ना, 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। तो अपने को यह पता चल गया कि छत्तीसगढ़ ये दोनों रेखाओं के बीच में है, ये 17 डिग्री 40 मिनट वाली रेखा और ये 24 डिग्री 5 मिनट वाली रेखा। तो अपने को ये क्लियर हो गया ना कि छत्तीसगढ़ इन दोनों रेखाओं के बीच में कहीं पे है। पर
इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पे है, 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 यहाँ पे, कहाँ पे? क्लियर है अपने को? नहीं है। तो वो क्लियर करने के लिए हमको क्या पता होना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार। क्या पता करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश रेखा बस होती तो हम कभी भी किसी स्थान का लोकेशन नहीं पता कर पाते। हमको किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए, उसका विस्तार जानने के लिए दो काल्पनिक रेखाओं की जरूरत हमेशा पड़ेगी, एक अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखा। तो फिर यहां पे अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के एकदम पश्चिमी भाग से होके और छत्तीसगढ़ के एकदम पूर्वी भाग से होके कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी। तो ये जो दोनों रेखाओं के बीच का विस्तार है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार फिर आपकी किताब में आप जब खोल के पढ़ते हो तो कहलाता है 80 डिग्री 15 मिनट। कितना है? 80 डिग्री 15 मिनट से कहां तक है? 84 डिग्री 25 मिनट। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांतीय विस्तार तो आपको याद हो गया, 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसका देशांतरीय विस्तार जब अपन देखते हैं तो क्या होगा? 80 डिग्री 15 मिनट से 24 डिग्री 25 मिनट। तो अपन फिर देखते हैं कि 80 डिग्री 15 मिनट 24 डिग्री 25 मिनट। तो 80 डिग्री 0 1 2 3 4 ये 80 होगा, इसके बाजू में 84 होगा। लेकिन अपन को पहले ये पता करना पड़ेगा कि 0 से इधर भी अपन जाएंगे तो यहाँ पे एक 80 होगा, एक 84 होगा ना। तो हम किधर वाले 80 84 की बात कर रहे हैं? इधर वाले कि इधर वाले? वो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम बताएंगे कि 80 डिग्री 15 मिनट की कौन सी देशांतर रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से कहां तक है? 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है? पूर्वी देशांतर है मतलब हमारा छत्तीसगढ़, ये इसको जो आपका 0 डिग्री की देशांतर रेखा इसको बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी क्या है? आपको ज्योग्राफी के वीडियो में दिखेगा, ज़्यादातर लोग जानते हैं जीएमटी क्या है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को जीएमटी बोलते हैं। तो जीएमटी का जो इधर वाला हिस्सा है वो पूर्वी है, इधर वाला पश्चिमी है। तो छत्तीसगढ़ कौन से देशांतर में? पूर्वी। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री 15 मिनट। कितने की रेखा? 80 डिग्री 15 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से कहां तक? ये 84 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा। अब यहां पे आपको ये चीज समझना है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो दो अक्षांश रेखाएं और दो देशांतर रेखाएं जिस एरिया को कवर करती हैं, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा क्या है आपका? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो ग्लोब में छत्तीसगढ़ कहां पे है? ये आपको क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? यहां पे देखिए कि ग्लोब में छत्तीसगढ़ को जैसे यहां पे आप फिर समझेंगे कि पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी को ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसको अपन बोले भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा जिसको अपन बोले जीएमटी। तो ये ऊपर वाला अगर आप अक्षांश रेखा को देखेंगे तो ये ऊपर वाला गोलार्ध कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला गोलार्ध कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यदि आप 0 डिग्री की देशांतर रेखा को देखेंगे तो इधर वाला गोलार्ध कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो ऐसे में ये वाला भाग कहलाएगा उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। इधर वाला क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। और इधर वाला क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व। क्लियर है? ये जो ग्लोब है, ये दोनों ग्लोब को कंपेयर कीजिए। तो पूछा जाता है एक प्रश्न जो बार बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? रटोगे क्या इसको? नहीं रटना है। क्या छत्तीसगढ़ पृथ्वी के उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शन को। जो भी ऑप्शन आपको देते हैं ना 4, उसमें क्या नहीं है को पहले एलिमिनेट कर दीजिए, फिर क्या है आसानी से बन जाएगा। उत्तर पश्चिम में नहीं है ना, दक्षिण पश्चिम में नहीं है, दक्षिण पूर्व में नहीं है। ऑप्शन क्या सही होगा? उत्तर पूर्व। आप देख रहे हैं ना छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये वाला गोलार्ध जो है ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तर पूर्व। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अपन बोलते हैं 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? आपका भौगोलिक विस्तार। और छत्तीसगढ़ की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व। यहां पे फिर आप एक चीज देखिए कि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? ऑप्शन में देखा मकर रेखा, तो आप देख रहे हो मकर रेखा गुजरती है क्या? नहीं गुजरती, कोई लेने देना नहीं है। भूमध्य रेखा, कोई लेने देना नहीं है। कौन सी रेखा गुजर रही है?
कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। तो आप ये देखिए कि कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, तो कौन सी गुजर रही है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से भाग से गुजर रही है? छत्तीसगढ़ है ना, यहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है कि यहां से? तो आप देखिए कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से भाग से होकर गुजरती है? तो कौन से भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग से। कौन से भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग। ये आपका अगले क्लास में अपन देखेंगे कि कर्क रेखा कैसे गुजर रही है। यहां पे आपको एकदम क्लियर हुआ, एकदम अच्छे समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है कि 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट और 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट। आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का ये जो उत्तर से दक्षिण दूरी है ना, ये अपन बोलते हैं 600 से 700 किलोमीटर। कितनी है? 600 से 700 किलोमीटर है। और ये जो पूर्व से पश्चिम दूरी है, ये अपन बोलते हैं 435 किलोमीटर। कितनी है? 435। तो इसको आप 400 से 450 किलोमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट हुआ, एकदम क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार टॉपिक छोटा था पर बहुत महत्वपूर्ण था। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भूगोल में या छत्तीसगढ़ में रटना नहीं है। रटने से आपका दिमाग बिजी हो जाता है, दिमाग आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है चीज़ों में। हमको रटना ही नहीं है। हम छत्तीसगढ़ इतना आसान है ना भाई, ये कोई बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ये तो आपको इजीली समझ में आ गई ना इतनी चीज़ें, ठीक है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार जो आपका पहले पेज में दिया होता है हर बुक के, जिसको आप रखते हो 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 24 डिग्री 5 मिनट, 17 डिग्री 24 17, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये बस 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये ऊपर से कौन सी रेखा जा रही? महत्वपूर्ण कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे से कर्क रेखा होकर गुजर रही छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के किस हिस्से से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन से हिस्से से होकर गुजरती है? आपका उत्तरी हिस्से से, ठीक है? उत्तरी हिस्से से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा, हम आपका अलग से अगली क्लास का लिंक देंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।